सोचो आप नेपाल में एक नॉर्मल ट्रिप पर हो। आसपास सिर्फ पहाड़ हैं, सामने एक रिवर है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। और फिर कुछ ही मिनट्स में एक ऐसी लहर आती है जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को मिटाती चली जाती है। घर, रोड्स, ब्रिजेस और लोग। एक लोकल रेसिडेंट ने बाद में बताया, जब मैं बाजार पहुंचा, आधे घंटे में फ्लूड ने पूरे मार्केट को तबाह कर दिया। 26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुआ, नवाकोट और धादिङ डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, यह सिर्फ बारिश की वजह से आई बाढ़ नहीं थी। हिमालय में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने एक पूरे रिवर सिस्टम को तबाही में बदल दिया। 26 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे नेपाल चाइना बॉर्डर के पास रसुआ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन अचानक बदल गई। भोते-कोसी रिवर सिस्टम की एक सहायक नदी लहंदे कोला में एक मैसिव सॉग आया। पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं था, उसमें मड था, बोल्डर्स थे, आइस और डेब्रिस था। और ये सब इतनी स्पीड से नीचे आ रहा था कि लोगों को संभलने तक का टाइम नहीं मिला। ये सब रसुआ से होते हुए नवाकोट और धादिङ डिस्ट्रिक्ट तक फैल गया। तैमूर, सयाबतबेसी और त्रिशूली बाजार जैसे कई सेटलमेंट्स इसकी चपेट में आ गए। और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा, ट्रेजेडी का स्केल और बड़ा होता गया। 27 अगस्त तक नेपाल में करीब 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी और नेपाल चाइना दोनों तरफ मिलाकर 400 से ज़्यादा लोगों को मिसिंग बताया गया, जिनमें बड़े पैमाने पर फॉरेनर टूरिस्ट शामिल हैं। याद रखिए, मिसिंग का मतलब अपडेट नहीं होता, ये सिर्फ फिगर घंटे घंटे अपडेट हो रहे हैं। रेस्क्यू टीम अभी भी उन लोगों को ढूंढ रही है जिनका कॉन्टैक्ट टूट गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना पानी आया कहां से? शुरुआत में सिचुएशन और भी कंफ्यूजिंग हो गई थी। एक सेस्मिक सिग्नल रिकॉर्ड हुआ था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे मैग्नीट्यूड 4.4 के रूप में लॉग किया, लेकिन ये एक नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था। नेपाल की डिजास्टर एजेंसी NDRRMA ने प्लैनेट लैब्स को सैटेलाइट इमेज के एनालिसिस से कंफर्म किया कि नेपाल चाइना बॉर्डर के पास एक स्नो रॉक लैंडस्लाइड हुई थी जिसने लहंदे रिवर को टेम्पररी ब्लॉक कर दिया। जब ये नेचुरल बैकलॉग टूटा तो पानी मड रॉक और डेब्रिस का एक डेडली सर्व के साथ नीचे की तरफ दौड़ पड़ा, यानी ग्लेशियर, रिवर बैकलॉग, सडन रिलीज, फ्लैश फ्लूड। और इसी चेन रिएक्शन ने रसुआ, नवाकोट और धादिङ को डिजास्टर जोन बना दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें से एक नदी लहंदे कोला पिछले 14 महीनों में दूसरी बार फ्लूड हो चुकी है। रसुआ कोई आइसोलेटेड जंगल एरिया नहीं है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड और टूरिज्म रूट है। और ये नेपाली फेस्टिवल जनाई पूर्णिमा का भी टाइम था। इसी वजह से गौसियाकुंडा लेक ट्रेकिंग रूट पर भी काफ़ी लोग थे और कैलाश महासरोवर जाने वाले पिलग्रिम्स भी इसी वाइडर रीजन से ट्रैवल करते हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अकॉर्डिंग 403 लोग मिसिंग रिपोर्ट किए गए, जिनमें करीब 341 फॉरेनर नेशनल और 62 नेपाली सिटीजन शामिल हैं। फॉरेन मिसिंग लोगों में 133 इंडिया से, 47 यूएसए से, 34 ऑस्ट्रेलिया से, 33 यूके से, 24 कनाडा से, 19 मलेशिया से और कई दूसरे कंट्रीज़ के नागरिक। मतलब ये डिजास्टर सिर्फ नेपाल की लोकल ट्रेजेडी नहीं रह गया, इसका इम्पैक्ट ट्रूली इंटरनेशनल हो गया। 26 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इस एरिया में मौजूद थे। इंडिया के लिए ये सिचुएशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिसिंग लोगों में सबसे बड़ा फॉरेनर ग्रुप इंडियन पिलग्रिम्स का ही है। अब इमेजिन करो, आप एक माउंटेनियस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन जिस रोड से रेस्क्यू टीम को जाना था वह रोड ही गायब है। जिस ब्रिज से रिवर क्रॉस करनी थी वो ब्रिज ही बह चुका है। रसुआ फ्लूड में रोड्स, ब्रिज, सेटलमेंट्स और 6 से ज़्यादा हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को हैवी डैमेज हुआ, जिससे कई एरियाज़ में पावर सप्लाई भी ठप हो गई।
इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो गया। हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जा रहा है, ग्राउंड टीम सर्च कर रही है और नेपाल ने इंडिया और चाइना दोनों से रेस्क्यू में मदद मांगी है। लेकिन माउंटेन्स में एक प्रॉब्लम होती है वेदर का। अगर वेदर ख़राब हो तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, और जब हर मिनट इम्पॉर्टेंट हो तो ये डिले सर्वाइवर के लिए बहुत क्रिटिकल बन सकता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ? यहाँ थोड़ा केयरफुली समझना ज़रूरी है। डिजास्टर रिस्क एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं कि हिमालयन रीजन में ग्लेशियर के रैपिडली चेंजिंग बिहेवियर को लेकर कंसर्न है। वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं और कुछ अनस्टेबल आइस रॉक सिस्टम का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन हम बिना कंप्लीट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज ने डायरेक्टली 26 अगस्त का फ्लड कॉज किया। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। स्नो रॉक, लैंडस्लाइड और रिवर ब्लॉकेज जैसे फैक्टर डिस्कस किए गए हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, हिमालयन रीजन में एक्सट्रीम नेचुरल हज़ार्ड को लाइटली नहीं लिया जा सकता। और पिछले साल भी जुलाई 2025 इसी रसुआ एरिया में भातकोसी लैंडे रिवर सिस्टम में फ्लड आ चुकी थी। इसी वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेस्क्यू। अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी फोर्स मिसिंग लोगों को सर्च कर रही है। अफेक्टेड एरिया में रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के थ्रू डिफ़िकल्ट लोकेशन तक असिस्टेंस भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन रिवर कॉरिडोर्स और माउंटेनस टेरेन अभी भी डेंजरस हैं। और सबसे बड़ी चैलेंज है उन एरियाज तक पहुंचना जहां फ्लड ने रोड्स और ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। रेस्क्यू टीम के लिए एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुका है। 26 अगस्त की ये ट्रेजेडी हमें एक बहुत कंफर्टेबल रियलिटी दिखाती है। हिमालय, जिन माउंटेन्स को हम ब्यूटी, एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी के लिए जानते हैं, वही माउंटेन्स कभी कभी नेचर की यूनिमिनेबल पावर दिखा देती हैं। और रसवा के ये ट्रेजेडी सिर्फ नेपाल की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिमालयन रीजन के लिए एक वार्निंग है। नेचुरल डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते, लेकिन बेटर वार्निंग सिस्टम, बेटर प्लानिंग और फास्टर रेस्क्यू बहुत सारी लाइव्स बचा सकती हैं। अगर आपको ऐसी रियल बेस्ड स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक सवाल का जवाब ज़रूर दें। क्या इंडिया और नेपाल को हिमालयाज़ के लिए एक जॉइंट अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना चाहिए? क्योंकि अगला डिजास्टर कब आएगा ये शायद हमें नहीं जानते, लेकिन उसके लिए रेडी रहना हमारे साथ हाथ में है।